Good morning all. I Chanchal Verma welcome you all in channel of Bappa Blessings and in class of Financial Management. और आज अपनी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास में करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ कैपिटल बस्टिंग। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने जो बेसिक कंसेप्ट था कैपिटल बस्टिंग का, ये कैपिटल बस्टिंग का कंसेप्ट क्या है, क्यों किया जाता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, उसकी प्रोसेस, ये सब चीज़ें की थी। ठीक है, जहाँ तक टेक्निक्स की बात है, मैंने आपको इसकी जो ट्रेडिशनल टेक्निक है और जो टाइम एडजस्टेड या फिर डिस्काउंट कैश फ्लो टेक्निक है उनके बारे में भी एक ओवरव्यू, एक ब्रीफ बताया था। आज हम जो ट्रेडिशनल टेक्निक है उसी कंटेक्स्ट में जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स है कैपिटल बस्टिंग की, उसकी जो दोनों विधियां हैं पे बैक पीरियड मेथड और ARR मेथड, इन दोनों मेथड को एग्जाम्पल की हेल्प से करेंगे ताकि आपको ये कंसेप्ट जो है वो और भी क्लियर हो जाए। तो चलते हैं हमारी फर्स्ट टेक्निक विच इज़ पे बैक पीरियड मेथड। थियरी में पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, पे बैक पीरियड मेथड मीन्स इस कंसेप्ट के अंदर, इस विधि के अंदर आपने ये देखना है कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको मिनिमम ईयर्स के अंदर कैश रिकवरी जो है वो दे रहा है, कैश इनफ्लोज दे रहा है। ठीक है, जैसे मान लो एक इन्वेस्टमेंट आपने परचेज की है, एक इन्वेस्टमेंट आपने की है 5 लाख की और आपको 10 साल तक इसका जो प्रॉफिट है वो होने वाला है 1 लाख। ठीक है, तो अगर मैं मोटी मोटी सी कैलकुलेशन करूँ तो मेरा जो ये पैसा है 5 साल के अंदर ही पूरा हो जाएगा। तो इसका जो ये 5 साल है वो कैश पे बैक पीरियड होगा, पे बैक पीरियड होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं दो प्रोजेक्ट A एंड B, दो प्रोजेक्ट को कंपेयर करती हूँ तो इनमें से जिसका भी पे बैक पीरियड कम होगा मैं उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करूँगी। राइट, अब जब हम पे बैक पीरियड मेथड के थ्रू क्वेश्चंस निकालते हैं या हमें ये देखना है कि कौन सी प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, इस चीज़ को कैलकुलेट करने से पहले हमें पहले ये देखना है कि जो हमारे पास कैश फ्लो है वो इक्वल है या इनइक्वल है। मतलब अगर कई बार क्या होता है कि जो एक प्रोजेक्ट है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, वो आपको कुछ साल तक एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है इनफ्लो के रूप में देता है। राइट, तो उस सिचुएशन के अंदर जो पे बैक विधि है वो दूसरी रहेगी। लेकिन अगर हमारा जो कैश फ्लो है वो डिफरेंट ईयर के लिए अलग अलग है, जो कि नॉर्मल सी बात होती है क्योंकि आपको नहीं पता होता हर ईयर के अंदर, हर साल के अंदर जो सर्कमस्टांसेस है, फैक्टर्स है प्रॉफिट को अफेक्ट करने के लिए वो अलग अलग रहते हैं, तो हमारा जो इनफ्लो है वो भी अलग अलग रहता है। तो इन दोनों कंडीशंस के अंदर जो पे बैक विधि है, पे बैक पीरियड का जो फॉर्मूला है वो दोनों अलग रहेंगे। वो कैसे, चलिए लेते हैं एक एग्जांपल की हेल्प। और सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो पे बैक पीरियड मेथड है इसके अंदर हम लेते हैं कैश फ्लो। राइट, एंड कैश फ्लो रेफर्स टू कि आपका जो प्रॉफिट है वो आपने लेना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्शन। ठीक है, आपने प्रॉफिट लेना है आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्शन। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में कैश फ्लो दिया होता है और जब आपको कैश फ्लो नहीं दिया हो तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने ये देख लेना है कि कई बार क्वेश्चन के अंदर अकाउंटिंग प्रॉफिट है वो दिया होता है, तो हमने उसमें एडजस्टमेंट करके कैश फ्लो जो ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्शन, ये कैश फ्लो लेके आना है, तब जाके हम जो पे बैक पीरियड मेथड है उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इस मेथड के अंदर अकाउंटिंग प्रॉफिट ले लिया तो वो आपका जो
रिजल्ट्स आएंगे, जो आपका कंक्लूजन आएगा वो गलत आएगा। तो इसलिए आपने इसके अंदर, इस मेथड के अंदर ये चीज़ कंसिडर जरूर करनी है कि आपको कैश फ्लो ही इसके अंदर लेना है। ठीक है, अब हम फर्स्ट कंडीशन के अंदर चलते हैं कि जब एक संस्था एक प्रोजेक्ट के अंदर जो पैसा लगाती है उससे कुछ सालों के लिए इक्वल आपको इनफ्लो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इलस्ट्रेशन लेती हूँ, जैसे एक प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट है 20,000 रुपये। ठीक है, 20,000 उसकी कॉस्ट है और वो प्रोजेक्ट मुझे 5,000 रुपये एनुअली प्रॉफिट देता है फॉर 8 ईयर्स। क्लियर? आपको इसके लिए पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है। रिपीट कर रही हूँ, एक प्रोजेक्ट जिसकी कॉस्ट 20,000 रुपये है वो आपको 8 साल तक 5,000 रुपये जो एनुअल प्रॉफिट है, एनुअली आपको इनफ्लो होते हैं इस प्रोजेक्ट से, वो 5,000 होते हैं। आपने इसके लिए पे बैक पीरियड निकालना है। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैश इनफ्लो कई बार हमारे पास इक्वल होते हैं, कई बार अनइक्वल। तो ये वाली जो कंडीशन है वो इक्वल वाली है, क्योंकि इसमें बता दिया है कि आपको सालाना जो है वो 5,000 जो इनफ्लो है वो होता है। तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला रहेगा पे बैक पीरियड निकालने के लिए, इनिशियली आउटले of the project upon annual cash inflow। ठीक है, आपने स्टार्टिंग में कितना रुपया लगाया था? 20,000, राइट? हमारे पास रखा था क्वेश्चन के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर, और कितना आ रहा है एनुअली, दैट इज 5,000। 4 साल के अंदर हमारा जो इन्वेस्टमेंट थी, जो हमने स्टार्टिंग में पैसा लगाया था, वो कवर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड पे बैक पीरियड, राइट? ये 4 साल के अंदर जो आपकी लगाई हुई इन्वेस्टमेंट थी वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं, पे बैक पीरियड ही निकालना है हमें, लेकिन जब आपके पास प्रॉफिट है जो वो अनइक्वल हो, डिफरेंट ईयर्स के लिए प्रॉफिट के अंदर फ्लक्चुएशंस पाई गई हो, तो उस सिचुएशन के अंदर हम पे बैक पीरियड कैसे निकालेंगे, इसे भी हम एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। अब हमने ले ली है नेक्स्ट एग्जांपल, जिसके अंदर आपको जो कैश फ्लो है वो डिफरेंट दिया है हर साल के अंदर। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जो इनिशियली आउटले था वो 10,000 रुपये का था, यानी कि आपने जो इन्वेस्टमेंट लगाई है वो 10,000 रुपये की थी कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, पहले साल के अंदर आपको 2,000 रुपये मिल रहे हैं उससे, दूसरे के अंदर 4, 3 और 2, इस तरीके से 4 साल के अंदर जो आपका कैश फ्लो है वो इन्होंने बता दिया है। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि कितने साल के बाद आपको रिवर्ट बैक करेगा, है ना, यानी कि कितने साल के बाद आपके जो ये पैसे हैं वो पूरे हो जाएंगे, जिसे मैं पे बैक पीरियड के नाम से जानती हूँ। पे बैक पीरियड के माध्यम से मैं वो पीरियड मुझे कैलकुलेट करना है, राइट? तो देखिए पहले साल के अंदर 2 मैंने CF निकाल ली, कॉम्युलेटिव कैश फ्लो निकाल लिया। ठीक है, दूसरे साल के अंदर आपको 2 + 4 6,000 रुपये कवर हो जाएंगे। 3 साल तक मेरे पास 9,000 रुपये आ जाएंगे और 4 साल तक मेरे पास 11,000 रुपये आ जाएंगे। लेकिन इसकी इन्वेस्टमेंट तो कितनी है? 10,000। हमने 10,000 किए थे। इट मीन्स कि 3 साल तो आपको चाहिए ही चाहिए ये 10,000 रुपये कवर करने के लिए, और जो 10,000 कवर करने के लिए आपको मिनिमम 3 ईयर्स का टाइम तो लगेगा ही लगेगा। साथ में जो, क्योंकि 9,000 आपके यहाँ तक 3 साल तक कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो 1,000 रुपये आपका पेंडिंग है वो कहीं 3 और 4 साल के बीच में कहीं होगा, राइट? ये जानने के लिए हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि जो आपका कैश फ्लो है वो थ्रू आउट ईयर इवनली हुआ है।
ठीक है। और आपको 1,000 रुपये कवर करने के लिए जो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी 1000 डिवाइड बाय 2000, जो चौथे साल का आपका कैश फ्लो है इंटू 12 मंथ हमने लिए हैं, ठीक है। 6 मंथ, ठीक है। इट मीन्स आपके पास जो पीरियड रहेगा वो 3 years प्लस 6 मंथ, 3 years प्लस 6 मंथ आपके पास जो पीरियड रहेगा वो रहेगा आपके पास पे बैक पीरियड। किस चीज़ को पे बैक करने के लिए, किस चीज़ को रिवर्ट बैक करने के लिए, ये 10,000 रुपये जो हमने स्टार्टिंग में लगाए हैं प्रोजेक्ट की कॉस्ट, ठीक है। अब इसी तरीके से हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं। मान लीजिए इसी क्वेश्चन के अंदर ये आपके पास प्रोजेक्ट ए का पे बैक पीरियड था, ठीक है। ऐसे ही मैंने मान लिया मेरे पास सेकंड प्रोजेक्ट और है जिसका जो पे बैक पीरियड है वो 2 साल 2 महीने, ठीक है। अब मेरे पास 2 पीरियड आ चुके हैं, इन दोनों में से मैं किस प्रोजेक्ट को प्रेफर करूँगी ये भी मुझे देखना है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको जब कैपिटल बजटिंग का कंसेप्ट करवाया था तब ये बताया था कई बार हमारे पास जो ऑप्शन होते हैं वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट का होता है। कई बार हमारे पास जो क्वेश्चन है वो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है उसका रहेगा, और कई बार आपके पास रहता है कैपिटल रैशनिंग का। तो अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि इन दोनों में से किसको एक्सेप्ट किया जाए और किसको रिजेक्ट किया जाए। तो नेचुरली जिसमें से इन दोनों प्रोजेक्ट में से, या आपके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट और हैं, सब में से जिसका भी पे बैक पीरियड मिनिमम होगा कंपैरिजन में, उस ही प्रोजेक्ट को हम प्रेफर करेंगे, उसी प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, ताकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको फ्रूटफुल रिजल्ट दे सके। अब हम बढ़ते हैं अपने जो नेक्स्ट कंसेप्ट है ARR। नेक्स्ट टेक्निक है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, जो ट्रेडिशनल टेक्निक है कैपिटल बजटिंग की ही एक। ARR मेथड मीन्स एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, या फिर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। क्लियर? कंसेप्ट वाइज अगेन क्वेश्चन में ही आपको बता दिया है, मेथड में ही, मेथड का जो नाम है इटसेल्फ आपको ये बताता है कि इस मेथड के अंदर आपका जो प्रॉफिट है वो हम लेने वाले हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ कैश फ्लो, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन करना चाहूँगी, लास्ट मेथड जो आपके पास पे बैक मेथड था उसके अंदर हमने जो ये वाला प्रॉफिट था वो लिया था, ठीक है। मीन्स ये वाला प्रॉफिट कौन सा था? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्शन, राइट। लेकिन इसके अंदर जो ये वाला मेथड है, इस मेथड के अंदर आपका जो प्रॉफिट है वो क्या रहेगा? अकाउंटिंग प्रॉफिट, अकाउंटिंग इट मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्शन। आपको जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है वो क्या रहेगा? एक अकाउंटिंग प्रॉफिट आप इस मेथड के अंदर यूज करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्शन, राइट। और अगर फिर से दोनों मेथड के आपके पास 2 प्रोजेक्ट दिए हैं और आपको दोनों प्रोजेक्ट की ARR निकालने के बाद ये देखना है कि हमें कौन से प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाए, कौन से प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया जाए। तो जैसे हमने पे बैक मेथड के अंदर 2 प्रोजेक्ट A एंड B को कंपैरिजन करते हुए देखा था कि जिसकी
लो पे बैक पीरियड होगा हम उसको प्रेफर करते हैं, लेकिन जो ARR मेथड है इसके अंदर अगर हम A और B प्रोजेक्ट की ये जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड के थ्रू जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो दोनों में से जो ज़्यादा आएगी हम उसे प्रेफर करेंगे इस मेथड के थ्रू। ठीक है, तो इस मेथड को हम जो ये एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम एक इलस्ट्रेशन के जरिए इसको जानते हैं। आपके पास जो बेसिक सा फॉर्मूला है ARR निकालने का, ये रहेगा एनुअल एवरेज प्रॉफिट, एवरेज एनुअल प्रॉफिट, राइट, अपॉन नेट इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ठीक है, दो चीज़ें चाहिएंगी आपको। एनुअल जो एवरेज एनुअल प्रॉफिट है वो क्या है, जैसे अभी पिछले जो हमारे पास क्वेश्चन किया था हमने उसके अंदर 4 साल का प्रॉफिट दिया था, तो 4 से डिवाइड करके अगर वो अकाउंटिंग प्रॉफिट होता तो, राइट, क्योंकि वो प्रॉफिट दिया हुआ था आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्शन, लेकिन यहाँ पे मुझे जो प्रॉफिट है वो डेप्शन के भी बात कर लेना है और टैक्स के भी बात कर लेना है। तो इसलिए अगर मैं पुराने जो क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है उसको कंसिडर करती हूँ तो मुझे उसके प्रॉफिट के अंदर इस पर एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर एनुअल प्रॉफिट मुझे निकालना है तो उसके लिए एक सिंपल सा फंडा रहता है हमारे पास कि जितने साल का प्रॉफिट आपने ऐड किया है उतने साल से आप उसको डिवाइड कर देंगे। जहाँ तक नेट इन्वेस्टमेंट की बात आती है, इसके लिए आप क्या करते हैं, जो आपके पास इन्वेस्टमेंट है उसमें से इन्वेस्टमेंट आपने स्टार्टिंग में किया उसमें से आपके पास जो स्क्रैप वैल्यू है वो आप माइनस कर देते हैं, वो आपके पास रहेगी नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं हम इसे। मान लो एक प्रोजेक्ट है, उसे स्टार्ट करने के लिए आपको 5 लाख रुपए की जो ज़रूरत है। ठीक है, इसकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो जाएगी 5 लाख रुपीज़। जो इसकी स्क्रैप वैल्यू है वो है 20,000। स्क्रैप वैल्यू मीन्स ये है कि जैसे कोई भी इन्वेस्टमेंट है, कोई भी प्लांट है, आपने उसको भरपूर यूज़ कर लिया, भरपूर उसके बेनिफिट ले लिए और उसके बाद आप उसको सेल आउट करना चाहते हैं, तो वो जाते जाते भी आपको थोड़ी सी वैल्यू जो है, जैसे रद्दी के भाव बिक जाती है, ठीक है ना, आप उसको स्क्रैप में बेच देते हैं तो वो भी आपको वो 20,000 रुपये दे जाती है। वो हम इसमें से लेस कर देंगे तो हमारी जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो आ जाएगी। नेट इन्वेस्टमेंट कैसे आ जाएगी, 5 लाख मेरे पास स्टार्टिंग से थे, 5 लाख इसकी कॉस्ट थी, 20,000 इसकी स्क्रैप वैल्यू है, तो जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो 480 की रहेगी। ठीक है, इसके अलावा मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 साल का जो प्रॉफिट है वो दिया है। फर्स्ट ईयर के लिए दिया है इन्होंने 40,000 का, सेकेंड साल के लिए इन्होंने दिया है 60,000 का, थर्ड ईयर के लिए 70,000, 50,000 एंड 20,000। ठीक है, 10, 17, 22, 24, 2,40,000 मेरे पास प्रॉफिट है 5 साल का। ध्यान से सुनिए, मैंने कहा है 5 साल का प्रॉफिट है, ये टोटल प्रॉफिट है, नॉट एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर। ठीक है, 5 साल का भी मैंने टोटल किया है, 5 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास ये रहेगा 48,000 जो प्रॉफिट आया है वो मेरे पास रहेगा एवरेज एनुअल प्रॉफिट जो मुझे रिक्वायर्ड था यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मैं इस मेथड को, इस फॉर्मूला को फॉलो करूँ यहाँ पर तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्या था यहाँ पर, एनुअल एवरेज प्रॉफिट जो मेरे पास कितना आया है 48,000, राइट। नेट फिर था आपके पास नेट इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट पास कितनी आई थी यहाँ पर 5 लाख मुझे ज़रूरत थी एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, 20,000 थी स्क्रैप वैल्यू प्रोजेक्ट की 5 साल के बाद। ठीक है, 480 मुझे चाहिए थे, 448 मेरे पास क्या है एवरेज एनुअल प्रॉफिट है, और नेट इन्वेस्टमेंट कितनी आई है मेरे पास 4.80,
1000 इंटू 100, राइट। आप इसको कट कर सकते हैं, 0, 10%, ठीक है। तो आपके पास जो 10% आई है वो आपके पास एनुअल रेट ऑफ रिटर्न आई है इस प्रोजेक्ट की, जिसके लिए आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 5 लाख दी गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपने जो ARR है वो निकालनी है, लेकिन अकाउंटिंग प्रॉफिट को ही फॉलो करते हुए। इस क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान रखिए अकाउंटिंग प्रॉफिट ही लेंगे, कैश इनफ्लो नहीं लेंगे। और ये इस मेथड की एक ड्रॉबैक भी है कि इस मेथड के अंदर हम कैश इनफ्लो को इग्नोर करते हुए सिर्फ अकाउंटिंग मेथड को, अकाउंटिंग जो प्रॉफिट है उसी को कंसिडर करते हैं। इस क्वेश्चन को आप और अच्छी तरीके से समझे, इसलिए मैं एक एग्जांपल और लेती हूँ ताकि आपको प्रॉफिट का थोड़ा सा पता लग जाए कि हमें जो प्रॉफिट है वो कौन सा कंसिडर करना है। ये मैंने एक एग्जांपल और ले लिया फिर से ARR मेथड को के थ्रू ही, उसे ही निकालने के लिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया है, 5 साल के आपको प्रॉफिट दे दिए बट बिफोर टैक्स, राइट। इसके अलावा इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे दिया है, जो मशीन की कॉस्ट है वो आपको इन्होंने दे दी 60,000, क्लियर। और ये कहा गया है कि हर एक मशीनरी, 2 मशीनरी आपके पास A और B, दोनों मशीनरी की जो लाइफ है वो एक्सपेक्ट की गई है 5 ईयर, राइट। नेट प्रॉफिट उसी के संदर्भ में आपको दे दिया इन्होंने 5 सालों तक, ये आपको प्रॉफिट दे दिया बट बिफोर टैक्स। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा है कि आपको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट आपको निकालनी है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जबकि आपको जो टैक्स की रेट है वो 50% इन्होंने दे दी है, क्लियर। अब मैंने आपको पहले ही जोर देकर एक बात कही थी कि जो आपका ये मेथड है इसके अंदर हम जो प्रॉफिट है वो आफ्टर टैक्स एंड डेप्शन ऐड करते हैं, वही प्रॉफिट कंसीडर करेंगे जो आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट होगा, और इस प्रॉफिट को हम अकाउंटिंग प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास जो ये है वो कैश इनफ्लो दे रखे हैं इन्होंने, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 50% टैक्स जो है वो डिडक्ट करके प्रॉफिट निकालेंगे और जो ये वाला प्रॉफिट है वो कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसका 50% कितना हो जाएगा, 75, 2000, 10,000 सॉरी 10,000, 12,500, 75, 5,000, राइट, 42,500। अब टैक्स प्रॉफिट में से टैक्स को डिडक्ट करने के बाद कितनी अमाउंट बची, 50% है, सेम अमाउंट बच जाएगी, 7,500, 10,000, 12,500, 7,500, 5,000, क्लियर। मीन्स 5 ईयर के लिए आपके पास मशीनरी ए का जो टोटल प्रॉफिट आया है, अकाउंटिंग प्रॉफिट आया है, वो आपके पास है 42,500 रुपये। इसी तरीके से आपने मशीन बी के लिए भी कर लेना है, 50% यहाँ पर भी टैक्स लगेगा, लगा लेते हैं 5,000 का, जो 50% है 2,500, 7,500 15,000 के लिए, 10,000 20,000 के लिए, 15,000 for 30,000 और 20,000 के लिए फिर से 10,000। सीधी सीधी बात, यहाँ पर 19 का आधा कितना हो जाएगा, 45,000 आपने टैक्स में पे कर दिया है, बचा कितना है आपके पास, हाफ, 25,100 सॉरी 7,500, 10,000, 15,000, 10,000 और ये हमारे पास बचा है 45,000, क्लियर। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालनी है ये जो प्रॉफिट आया है वो कौन सा प्रॉफिट आया है, टोटल प्रॉफिट फॉर 5 ईयर। अभी मैं क्या निकालूंगी, एवरेज प्रॉफिट,
ठीक है, मशीन ए के लिए, मशीन बी के लिए। मशीन ए के लिए कितना निकल जाएगा 42,500 अपॉन 5, क्योंकि 5 सालों का है ये, कितना रह जाएगा 8500, राइट। फॉर दिस कितना है 45,000 अपॉन 5 एंड इट विल बी 9,000। क्लियर। ये मेरे पास एवरेज प्रॉफिट आया है मशीन ए के लिए 8500, मशीन बी के लिए आया है 9,000। अब मुझे क्या निकालनी है, क्वेश्चन क्या था, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 60,000 की थी ये भी और ये भी, बाय में 2 एवरेज निकालना है। ये रहेगी आपके पास 30,000, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट लास्ट स्टेप, सॉरी, ARR फॉर बोथ मशीन ए एंड मशीन बी। मशीन ए के लिए आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, एनुअल एवरेज प्रॉफिट विच इज 8500 अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट विच इज 30,000 into 100. This is 28.33%, right? Same here. एवरेज एनुअल प्रॉफिट मशीन बी के लिए कितना है 9,000, एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी 30,000 into 100 और ये आपके पास रहेगा 30%, ठीक है। अब मशीन ए के लिए आपकी जो ARR है वो आई है 28.33, जबकि मशीन बी के लिए आपके पास जो ARR है वो आई है 30%। अगर मुझे दोनों में से चूज़ करना है कि मैं दोनों में से कौन से प्रोजेक्ट को प्रेफर करूँगी, तो वो कौन सा रहेगा जिसकी ARR वो हाई है, मैं उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करूँगी, क्योंकि मैंने जो ये स्टेटमेंट निकाली है वो है ही यही कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, वो प्रोजेक्ट तो जो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट देगा मैं उसी को एक्सेप्ट करूँगी, ठीक है स्टूडेंट्स। आई जस्ट होप आपको ये जो प्रैक्टिकल पोर्शन है पे बैक पीरियड का और ARR एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड कैपिटल बस्टिंग का वो समझ में आया होगा। अगर इससे संबंधित आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। Thank you. God bless you all.